बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से। वो है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपके पास कुछ वेक्टर्स गिवन हैं, उनका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है बच्चों आपने। तो जिस तरह ये पहला वेक्टर है, जो भी वेक्टर गिवन होगा डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है, बस एंड में उसके लिखने का फॉर्मेट अलग है। तो जिस तरह ये एक वेक्टर v गिवन है 3i माइनस जे प्लस 2k, तो उसको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वही वेक्टर v की मैग्नीट्यूड लिखें इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता है कि जो आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनके स्क्वायर का सम करें और होल के ऊपर स्क्वायर रूट लिखें। यानी 3 का स्क्वायर लेंगे 9 प्लस इसी तरह से -1 का लेंगी तो 1 आ जाएगा और 2 का होगा स्क्वायर वो 4 हो जाएगा। इन तमाम को सम करेंगी और 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो 9 + 1 10 + 4 दैट इज 14। तो अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है कि वही वेक्टर खुद और उसको डिवाइड करते हैं उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। तो ऊपर वही वेक्टर लिखा है और नीचे डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 14 से, तो वो हमारे पास ये बन जाएगा। यानी 3/14 स्क्वायर रूट आई, इसी तरह -1/14 स्क्वायर रूट जे, इसी तरह +2/14 स्क्वायर रूट के। ये हो गया यूनिट वेक्टर। लेकिन सवाल ये नहीं था कि यूनिट वेक्टर फाइंड करें, बल्कि सवाल ये था कि आपने उसको डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में लिखना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद जो आपका आंसर आया है उसके कोऑर्डिनेट यानी आई जे और के की बजाय लिखने की बजाय के फॉर्मेट में लिखने की बजाय आपने जस्ट उनको इस तरह ब्रैकेट्स की सूरत में लिख लेना है। यानी वही 3/14 स्क्वायर रूट है लेकिन आई नहीं लिखा हो बल्कि कॉमा लिख देना है, और इसी तरह -1/14 स्क्वायर रूट है, जे नहीं है बल्कि कॉमा है, और 2/14 स्क्वायर रूट है तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेना है। इस तरह से आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। इसी एक्सरसाइज का पीछे भी एक सवाल है, उसमें भी यही काम है कि आपने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना था, तो वो एक ही तरीका कार है। ठीक है जी। अब जैसे इसी का एक और पार्ट भी है कि आपके पास ये एक वेक्टर गिवन है, मैंने उसको v का नाम दिया है, उसी की मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। 41 आई है तो उसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, तो वो बन गया है 6i माइनस 2j प्लस के और होल डिवाइडेड बाई 14 स्क्वायर रूट है। तो उसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में लिखेंगी तो आपने जो आंसर आया है उसी में कॉमा लगा के ब्रैकेट लगाएंगी तो आपके पास वो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। उसके बाद बच्चों देखें, इसी का एक थर्ड पार्ट है कि आपके पास पी क्यू है, वेयर पी की वैल्यू भी गिवन है, क्यू की भी गिवन है, उसको डायरेक्शन। पहली बात तो ये है कि आपने पी क्यू को डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में लिखना है। तो पहली बात तो यह है कि पी क्यू फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें तो पी और क्यू अलग से गिवन है पॉइंट्स की सूरत में। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए उसको लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। अब यहाँ पर क्यू की जो वैल्यूज हैं पॉइंट की, वो वही पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम लोग पुट करेंगे, यानी आई प्लस 3j प्लस के, और इसी तरह माइनस करेंगे ये पी वाली वैल्यू यानी -2i माइनस जे और -5k। अब तरीकाकार ये होता है इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कि जो आई वाले हैं वो आई के साथ, जे वाले जे के साथ और के वाले के के साथ। यानी आई -2i डेट इज -i और +3j -j तो प्लस के 2j प्लस के -5k तो ये -4k बन जाएंगे। जब हमारे पास पी क्यू फाइंड हो जाएगा तो फिर अब हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी पी क्यू की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह -4 का स्क्वायर 16, तमाम को ऐड कर लेंगे तो वो 21 और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ अमूमन हम v यूनिट वेक्टर लिखते हैं, तो v यूनिट वेक्टर लिखा है और पी क्यू जो वेक्टर हमें गिवन है और नीचे उसी की ही मैग्नीट्यूड लिखी है। तो वेक्टर लिखने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज लिख देंगे 21 स्क्वायर रूट। फिर हमारा ये सवाल नहीं था कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें, सवाल ये था कि डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में लिखें। तो जो जवाब यूनिट वेक्टर वाला आ चुका है उसी को आपने ब्रैकेट्स और कामा की सूरत में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये अब आपके पास यूनिट वेक्टर सॉरी कोसाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। यानी -1/21 और इसी तरह 2/√21 एंड -4/√21। ये जवाब हो गया जी। ये इसके 3 पार्ट थे। और देखें अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आपके पास जो चीज है उसके लिए मैं
आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ये प्रूफ याद रखना है। फिलहाल इसका मैं प्रूफ नहीं करा रहा, आपने जस्ट इसको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी तीन एंगल्स उनके स्क्वायर का सम लें तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये आपने जस्ट याद रखना है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बच्चों ये आपने याद रखना है। तो ये इसलिए याद करा दिया क्योंकि अभी सवाल में हम लोग यही यूज करने वाले हैं। सवाल ये है आपके पास कि which of the following triples can be the direction angles of सिंगल वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर के इनमें से कौन से ट्रिपल्स जो हैं वो आपके पास डायरेक्शन एंगल है। तीन सवाल हैं आपके पास, तीन ट्रिपल्स जो हैं जिन्हें कह रहे हैं हम, तीन हमारे पास वैल्यूज गिवन है, तीन एंगल्स गिवन है। पहला 45 है, दूसरा भी 45 है, 60, तीसरा 60 है। हमने इन्हीं तीनों को ऐसे देखे, cos स्क्वायर 45 और इसी तरह प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60, यानी अल्फा की वैल्यू भी 45 है, बीटा की वैल्यू 45 है और गामा की वैल्यू 60 है। तो इन तमाम के स्क्वायर का सम करें और जवाब 1 आ जाए तो हमारी ये वाला जो सवाल में स्टेटमेंट गिवन है प्रूव हो जाती है कि ये सिंगल वेक्टर है, डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर है। लेकिन अगर 1 के इक्वल नहीं आता तो फिर इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर नहीं है। तो जो वैल्यूज हमें गिवन है जस्ट उन्हीं वैल्यूज को हमने यूज करना है। यानी cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 और प्लस cos स्क्वायर 60, उनकी जगह उनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर हम cos 45 लें वो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है, होल का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो cos के ऊपर मौजूद था। इसी तरह यहाँ भी होल का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर 2 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाते हैं तो 1 ओवर 2 प्लस इसी तरह स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाते हैं तो 1 ओवर 2 प्लस इसी तरह 1 ओवर 2 का स्क्वायर बनता है 1 ओवर 4। इन तमाम को ऐड करेंगे तो जवाब आता है 5 ओवर 4। तो जो 5 ओवर 4 आया है ये 1 के इक्वल नहीं है। सवाल ये था कि आपने सिंगल वेक्टर की फॉर्म में शो करना है, तो वो तब शो होता अगर हम इसको सॉल्व करते और इक्वल टू 1 आ जाता, लेकिन ये इक्वल टू 1 नहीं आया। देयरफॉर गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शनल एंगल तब होगा जब वो इक्वल टू 1 आएगा, सिंगल वेक्टर सिंगल वैल्यू देगा। ठीक है जी। तो इसी तरह अब आपके पास इसका दूसरा पार्ट है जिसमें वैल्यूज हैं अल्फा की 30, बीटा की 45 और गामा की 60। तो इनको भी उसी तरह लिखेंगे, cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 60 इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर 1 के इक्वल आ जाता है तो उसका डायरेक्शनल एंगल है, अगर नहीं आता तो फिर उसका डायरेक्शन एंगल वो नहीं है। तो cos 30 की वैल्यू पुट की है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 और क्योंकि cos के ऊपर स्क्वायर है तो ये होल का स्क्वायर मैंने अलग करके लिख दिया है। इसी तरह प्लस 45 की वैल्यू पुट की है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और होल के ऊपर स्क्वायर है, और इसी तरह 60 की लिखी है तो वो 1 ओवर 2 है और होल के ऊपर स्क्वायर लिखा है। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3 ओवर 2 का स्क्वायर बनता है 4 प्लस इसी तरह यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है तो 1 ओवर 2 और प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर होता है 1 ओवर 4। इन तमाम को ऐड करेंगी तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 3 ओवर 2। तो 3 ओवर 2 भी तो 1 के इक्वल नहीं है, तो 3 ओवर 2 1 तो ना आया इसका मतलब, तो ये भी डायरेक्शनल एंगल नहीं है। अगर 1 आ जाता तो फिर तब हमारे पास ये डायरेक्शनल एंगल होता। नेक्स्ट इसी का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसमें जो वैल्यूज हैं वो है 45, 60 और 60। तीनों एंगल्स गिवन है, आपने तीनों को उसी तरह ही लिखना है जिस तरह पिछले दो को लिखा है, यानी cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 और प्लस cos स्क्वायर 60 इक्वल टू 1 आना चाहिए, तब वो सिंगल वेक्टर प्रूव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और cos 45 की वैल्यू है, इसी तरह 1 ओवर 2 cos 60 की वैल्यू है और दूसरा भी cos 60 ही है तो वो उसकी वैल्यू भी 1 ओवर 2, होल के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तमाम के ऊपर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 1 ओवर 2 और इसी तरह इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ओवर 4 और इसका भी 1 ओवर 4। इन तमाम को ऐड करेंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले अगर हम देखें तो एलसीएम मैंने लिख के दे दिया है आपको कि 4 एलसीएम ले ले तो आपके पास वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी इसी तरह से 2 और यहाँ तो नीचे ऑलरेडी 4 मौजूद है तो इसलिए 1 और 1 ही आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 ओवर 4 आपके पास दोनों एक दूसरे कट जाएंगे तो वो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, यानी जो हमने सॉल्व किया है उसका जवाब 1 आ गया, 1 आ गया है। तो इसका मतलब ये therefore the given angles are direction angles of a single vector। ठीक हो गया जी बच्चों। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 7.2। अब नेक्स्ट देखें, आपने 7.3 शुरू करनी है। उसमें एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको इसमें बताता चलूं कि आपने इसमें क्या करना है, जो शायद आपने पहले कभी पढ़ी हुई भी हों कि
स्केलर प्रोडक्ट, इसमें 7.3 में आपके पास अब स्केलर प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है, अमूमन हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है जी, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये 7.3 इसी से मुताल्लिक है, पीछे जो आपने दो एक्सरसाइजेस की हैं वो अलग हैं, अब यहाँ से एक अलग बात शुरू होने वाली है, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की, कह रहे कि हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर हों u और v, वो चाहे प्लेन में हो या स्पेस में हो, तो वी हैव सेम इनिशियल पॉइंट, उनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v वो लिखा कैसे जाता है जी, ऐसे u डॉट v, जो आपके पास दोनों वेक्टर्स हैं उनके दरमियान डॉट का सिंबल लगा देंगे तो ये उनका डॉट प्रोडक्ट शो करेगा। और वो दरअसल डिफाइंड कैसे होता है, u और v का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ये आपने फार्मूला याद रखना है डॉट प्रोडक्ट के हवाले से, आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड और cos थीटा, थीटा यहाँ पे एंगल है। अब ये मुख्तलिफ वेक्टर्स के हवाले से मुख्तलिफ होता है, जिस तरह यहाँ पे देखें थीटा की वैल्यू आपके सामने 180 है, इसी तरह यहाँ पे कुछ और है, इसी तरह यहाँ पे कुछ और है, या 45 यहाँ पे कह लें या यहाँ पे आप 120 कह लें, तो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। दरअसल थीटा जो है वो 0 से पाई के दरमियान कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, यानी 0 से लेकर 180 तक आपके पास थीटा की वैल्यूज हो सकती हैं। इसी की दूसरी डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है कि अगर हमारे पास u और v दो वेक्टर्स हैं, दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, वो प्लेन में हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करते हैं वो देखें कि u डॉट v, अब तरीकाकार क्या है, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस करते हैं, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी i वाले के कोएफिशिएंट के साथ और j वाले के कोएफिशिएंट के साथ। तो a1 मल्टीप्लाई होता है a2 के साथ, प्लस b1 मल्टीप्लाई होता है b2 के साथ। ये प्लेन के लिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब आप इसकी अलावा बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, अब आपके पास आई जे के अलावा के भी कोऑर्डिनेट आ जाता है। जिस तरह ये दो आपके पास वेक्टर्स गिवन है, एक u है और एक v है। अब इसमें देखें a1i प्लस b1j और प्लस c1k है, और इसी तरह जबकि दूसरा जो है उसमें देखें v इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो ये भी वही तरीकाकार है कि i वाले के साथ, j वाले के साथ और k वाले के साथ। तो a1 a2 और प्लस b1 b2, इसी तरह c1 c2। ठीक हो गया जी। तो द डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो रेफर टू द स्केलर प्रोडक्ट या फिर लीनियर प्रोडक्ट, सॉरी यानी इनर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है और इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब जरा इनकी डिडक्शंस देख ले कि इनके जो डिडक्शंस के इंपॉर्टेंट रूल हैं कि कैसे, जिस तरह मैंने आई वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्ट डायरेक्ट मैंने बताया है। अब जरा उनके हवाले से बात करते हैं कि क्या है। ये देखें एक एक्स वाई जेड जो है एक स्पेस में आपके पास बनाया गया है, तीन आपके पास यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं, तीन तो डायरेक्शंस हैं, एक x है, एक y है और एक z है। जो x है उसका कोऑर्डिनेट i है, इसी तरह जो y है उसका j है और जो z है उसका k है। ये o यहाँ पे ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं। अब जब हम प्रोडक्ट लेते हैं इनके आपस में, यानी पहली जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ सेल्फ प्रोडक्ट है, यानी आई के साथ, जैसे ये आपके पास पहला है आई डॉट आई करेंगे। तो अब जब सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं आई डॉट आई, तो जिस तरह आपने पीछे पढ़ा है उसकी डेफिनेशंस में कि u और v का प्रोडक्ट ले, तो u डॉट v दरअसल इक्वल होता है u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अब यहाँ u v तो नहीं है बल्कि i और i है, तो i की मैग्नीट्यूड और cos थीटा, थीटा तो यहाँ ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि सेल्फ है, इसका मतलब एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो cos 0। तो cos 0 डिग्री पे हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू गिवन है। अब चूंकि cos 0 1 होता है तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे इनकी तमाम की वैल्यूज लिखी हुई है, इसी तरह कि वो 1 के इक्वल होता है, यानी i डॉट आई आपने याद रखना है 1, इसी तरह j डॉट j करेंगी तो वो भी 1 और k डॉट k करेंगी तो वो भी इक्वल टू 1 होता है। तो आसान अल्फाज में यही है कि सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 1 होता है, i डॉट आई हो, j डॉट j हो और k डॉट k हो। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास चीजें आती हैं कि सेल्फ के अलावा जब आप एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट करते हैं तरतीब से, यानी आई को जे के साथ, यानी आई डॉट जे करते हैं, तो आई और जे और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब cos 90 जो है चूंकि 0 होता है तो ये सारी टर्म 0 हो जाती है, तो अब आपके पास आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर आप जे डॉट के लिखेंगी तो वो भी इक्वल टू 0,
और इसी तरह तरतीब के साथ चलेंगी तो k डॉट i लिखेंगी तो वो भी इक्वल टू 0। तो एक साइकिल में हम चले हैं, यानी i को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, j को k के साथ करेंगे तो भी 0, और k को i के साथ करेंगे तो भी 0 आंसर आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपने याद रखनी है इनके हवाले से। अब देखें जैसे u डॉट v है, तो तीसरी बात है आपके लिए कि u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब जरा इस सवाल में डायरेक्शन चेंज हुई है, थीटा जो है वो यहाँ माइनस लिखा गया है, तो उससे क्या हो गया, v और u ये दोनों आपस में इधर आ गए हैं। अब उससे cos में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे इसमें डायरेक्शन चेंज कर भी दें। अब देखें तो यहाँ cos माइनस थीटा है, तो माइनस तो cos में खत्म हो जाता है, तो सिर्फ cos थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ u डॉट v दरअसल इक्वल टू है v डॉट u के। तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन चेंज करने से किसी भी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ बातें हैं बच्चों याद रखनी है, एक दफा मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सेल्फ प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर्स का u डॉट u हो, v डॉट v हो, w डॉट w हो, कोई भी हो, वो इक्वल टू 1 आता है। जिस तरह ये i डॉट i है, j डॉट j है, k डॉट k है। और एक साइकिल में अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगी, यानी i डॉट j है तो वो इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह j डॉट k है वो भी 0 और k डॉट i 0। और तीसरी बात इसमें आपने ये पढ़ी है कि डायरेक्शन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u ही होता है। ठीक हो गया जी, दो चार बातें ये हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास इसमें चीज आती है perpendicular के हवाले से, या जिनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहा जाता है। दो नॉन जीरो वेक्टर्स वो परपेंडिकुलर होते हैं अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट लें और आंसर 0 आए। ये डेफिनेशन बेशक आप अपने पास मार्क भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसको आपने याद रखना है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और आंसर 0 आ जाए तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जिस तरह ये है कि u डॉट v इज इक्वल टू 0 तब होगा जब वो परपेंडिकुलर। ठीक हो गया जी। अब क्या वजह है, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि उनके दरमियान जो एंगल है वो π/2 है। अब चूंकि होता ये है कि cos π/2 पे वैल्यू 0 होती है, जिसकी वजह से सारी की सारी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, इसलिए ये इक्वल टू 0 है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी प्रोडक्ट के हवाले से, डॉट प्रोडक्ट की आपने याद रखनी है कि u डॉट v इक्वल टू 0 तब भी हो सकता है कि या तो u की वैल्यू 0 हो या v की वैल्यू 0, किसी एक की वैल्यू 0 होगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। u डॉट v इक्वल टू v डॉट u होगा, यानी इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, डायरेक्शन चेंज करने से किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें यह है कि u डॉट v प्लस w और इक्वल टू होता है u डॉट v प्लस u डॉट w, यानी u को अंदर मल्टीप्लाई करने से जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं वो भी एग्जिस्ट करती है। तीसरी प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीपल है कि स्केलर को मल्टीप्लाई करने, जिस तरह c u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट v है, तो वो अलग से दोनों के साथ भी यानी अलग अलग लिखा जा सकता है, c इंटू u डॉट v। एक तीसरी प्रॉपर्टी u डॉट u करेंगी तो सॉरी पांचवी प्रॉपर्टी है u डॉट u करेंगी तो वो u का स्क्वायर के इक्वल होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपने इनकी याद रखनी है, आगे कुछ सवालों में ये यूज भी होंगी। नेक्स्ट बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए वही फार्मूला जो आपने पीछे डॉट प्रोडक्ट वाला याद रखा है, उसी में देखें एंगल भी है, यानी u डॉट v था तो वो दरअसल खुद इक्वल था u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब चूंकि आपने एंगल फाइंड करना है तो आप cos थीटा को सेपरेट कर लें, ये u और v की मैग्नीट्यूड उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे, यानी cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v यानी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और उसको डिवाइड कर देंगी उन्हीं दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड से। इसी बात को आपने याद रखना है। इसी की बुनियाद पे ही हम आगे एक्सरसाइज जो है 7.3 करेंगे। ठीक हो गया जी। तो एक इसमें सवालों से की तरफ जाने से पहले एक और चीज इसमें आती है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन एन अदर वेक्टर, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन है, यानी मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, तो u और v दो वेक्टर्स हैं, उनकी प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बात तो आप पहले पढ़ चुके हैं एंगल के हवाले से कि cos थीटा u डॉट v और उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो अगर किसी एक की प्रोजेक्शन जैसे ये फाइंड करनी हो कि आपने v प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u, जिसके अलोंग होती है बच्चे आपने नीचे उसी की ही मैग्नीट्यूड लिखनी है, यानी u डॉट v ऊपर तो वही डॉट प्रोडक्ट ही लिखना है और नीचे डिवाइड करना है जिसके अलोंग प्रोजेक्शन है। जैसे ये इसमें u के अलोंग है, अलोंग u है तो आपने u की मैग्नीट्यूड लिखनी है। इसी तरह दूसरे में देखें अलोंग v है तो नीचे भी आपने v की मैग्नीट्यूड लिखनी है। ऊपर सेम होगा, ऊपर आपने u डॉट v ही लिखना है और नीचे जो जिसके अलोंग प्रोजेक्शन होगी आपने उसी के अलोंग ही उसी की मैग्नीट्यूड लिखनी है। ठीक हो गया बच्चों।
यस।